जय हिंद स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ जीके के भंडारे में। फ्रेंड्स, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले दिनों हम आपको जीके के भंडारा उपलब्ध नहीं करा पाए। थोड़ी सी मैं ऑफलाइन क्लासेस में बिजी था और इंटरनेट का इशू भी था, लेकिन कोई बात नहीं। हम जैसे कि हमने बोला कि हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, तो आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ जीके के भंडारे में। तो ऐसा भंडारा जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ का प्रसाद हर कोई बच्चा ले सकता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की और किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, है ना। तो हमारा ये जीके के भंडारा तथ्य फैक्ट के ऊपर आधारित है। तो चलते हैं आज के क्या क्या फैक्ट है हमारे, मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं। तो ध्रुवीय पवनें हमारी क्या होंगी, तो हम आपको बताएंगे जो पवनें उच्च वायु दाब कटिबंधीय क्षेत्र से निम्न वायु दाब कटिबंधीय क्षेत्र में से चलती हैं, की ओर जाती हैं, वही क्या कहलाती हैं, ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। इनका विस्तार कहाँ होता है, तो दोनों गोलार्धों, कहाँ फ्रेंड्स, दोनों गोलार्धों के 65 डिग्री अक्षांश तक क्या होता है, इनका विस्तार होता है। तो समझ रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है, ध्रुवीय पवनें क्या होती है। तो उच्च वायुदाब कटिबंधीय से निम्न वायुदाब कटिबंधीय की ओर जाती हुई पवनों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें कहते हैं। क्योंकि ध्रुव कितने होते हैं हमारे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो जो पवनें उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर जाती हैं उन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं, जिनका विस्तार कहाँ होता है, दोनों गोलार्धों के 65 डिग्री अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो बता दीजिए, अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, कमेंट भर दीजिए बताते बताते कहाँ स्थित है। सैन फ्रांसिस्को, क्या, सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ फ्रेंड्स, सैन फ्रांसिस्को। और मेरी अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, जीके का भंडारा आप डेली पा रहे हैं, डेली प्रसाद पा रहे हैं, तो एक प्रसाद मैंने आपको खिलाया था, क्या खिलाया था, कि सैन फ्रांसिस्को में हमारी एक पार्टी की स्थापना हुई थी। उस पार्टी का आप मुझे नाम बता दीजिए जरा, नाम क्या है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, जी हाँ अगर आप हमारे से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको फैक्ट की इतनी तकड़ी नॉलेज हो जाएगी, इतनी बेहतरीन नॉलेज हो जाएगी कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो जल्दी बता दीजिए, सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो जल्दी बताइए कौन सी पार्टी थी, गदर पार्टी की। कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी, गदर पार्टी की। अब ये भी बता दीजिए, जब मैंने बताया ही था आपको, तो गदर पार्टी की स्थापना कौन से सन में हुई, तो 1913 में हुई। और सैन फ्रांसिस्को पड़ता कहाँ पर है, अमेरिका में। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। इसलिए हम कहते हैं हमसे लगातार जुड़े रहिए। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर लगातार पहुंचता रहे और आप जीके के भंडारे का लुफ्त उठा सकें। ठीक है, गदर पार्टी। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सोहन सिंह भकाना। क्या थे, सोहन सिंह भकाना। क्या थे, सोहन सिंह भकाना। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो लाला हरदयाल। कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन पेपर में कि हमारी गदर पार्टी की स्थापना किसने की, या फिर सैन फ्रांसिस्को में क्या स्थित है। तो हमारी क्या स्थित है, सिलिकॉन वैली। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई। जल्दी से बता दीजिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई। तो फ्रेंड्स, अगर प्रथम का नाम आया है तो द्वितीय भी जरूर हुई होगी। तो हम आपको बता दें कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त, क्या फ्रेंड्स, 12 अगस्त 1765 में हुई। कब हुई, 12 अगस्त 1765 में। जब आपको थोड़ी सी इसके बारे में कहानी बता देते हैं,
जब अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला हो गया तो अंग्रेज क्या चाहने लगे कि हमारा सारे देश पर कब्जा हो जाए, धीरे धीरे वो अपने बस्तियां बसाने लगे। तो जब बंगाल का नवाब अपना भला चाहने लगा, यानी कि वो टैक्स कर यानी कि पे नहीं करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसे बुरा लगने लगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरा लगने लगा, जिससे वो क्रोध में आते थे और आक्रमण करते थे। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए बंगाल के नवाब किसने? मीर कासिम ने योजना बनाई कि क्यों ना मैं 3 अपने मित्रों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ूं। तो उसमें कौन था? एक तो मीर कासिम हो गया बंगाल का नवाब, दूसरा कौन था? शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, और तीसरा था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। क्योंकि ये तीनों सभी किससे परेशान थे? ब्रिटिश शासन से परेशान थे। तो तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम तीनों एक साथ युद्ध लड़ते हैं और हम इसको हरा देंगे। किसको? ब्रिटिश शासन को। ठीक है, तो 1764 में जो युद्ध जाना जाता है बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में ही, बक्सर के युद्ध के बाद, किसके बाद? बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के बाद ही, जब ये तीनों बुरी तरीके से शिकस्त खा चुके थे, पराजित हो चुके थे, तभी इन्होंने मैत्री संबंध यानी मैत्री जो प्रस्तावना है वो पेश करी। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ, क्योंकि इनकी मजबूरी थी। मीर कासिम तो वहां से भाग गया था, लेकिन कौन रह गए थे? शुजाउद्दौला अवध का नवाब, दूसरा शाह आलम द्वितीय, कौन था वो? मुगल सम्राट। अब इन दोनों की मजबूरी बन गई थी क्या? संधि करने की। तो इस संधि को ही इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। तो प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई, जिसके लिए शाह आलम मुगल दोस्तों मुगल मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? 3 जगह के बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे दी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे दी फ्रेंड्स? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बहुत चालाक थे। दीवानी ही क्यों दी? क्योंकि दीवानी का अधिकार में आता था भू राजस्व कर। जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, जैसे मैं बोलता हूं, बोलते बोलते नोट्स बनाते रहिए। तो भू राजस्व कर वसूल करने का अधिकार ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया, लेकिन जनता के लिए बादशाह कौन था? अब भी मुगल सम्राट बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय ही था। क्यों? क्योंकि अभी जो जनता थी उसको अपने सम्राट पे फेथ था, और ब्रिटिश अभी इतने परिपक्व नहीं हो चुके थे कि वो ब्रिटिश शासन को हिंदुस्तान के शासन को संभाल सके। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि बादशाह जो बनाए रखा, मुगल सम्राट को ही बनाए रखा, और जो दीवानी यानी कि जो मेन मलाई थी भू राजस्व कर की, और भी दुनिया भर के कर हैं, ऐसे कर की जिसमें पैसा आता हो, वो अपने पास रख ली। क्योंकि जब आदमी पे पैसा रहता है, आर्थिक क्षमता होती है आदमी पे, तभी वो क्या करता है? लड़ाई करता है। इससे ये टॉपिक काफी ब्रॉड है, इसे चलाने के लिए अलग से 2-3 घंटा चाहिए, तो मैं कभी किसी दिन आपको बताऊंगा। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 3 जगह की दीवानी किसको दे दी? संधि में ब्रिटिश, किसको दे दी भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बात क्लियर हो रही है? अब दूसरी जब प्रथम आई है तो दूसरी का भी नाम आता है। तो द्वितीय जो संधि हुई, द्वितीय भी किसकी थी? इलाहाबाद की ही संधि थी। द्वितीय इलाहाबाद की संधि, द्वितीय इलाहाबाद की संधि जो हुई वो हुई 16 अगस्त, उसके ही ठीक 4 दिन बाद क्या हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में, जिसके द्वारा क्या हो गया? शुजाउद्दौला कौन? अवध नवाब। कौन था? अवध नवाब शुजाउद्दौला। कौन था? अवध नवाब शुजाउद्दौला से क्या? इलाहाबाद और कड़ा का जो इलाका था वो लेके किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय को। देखिए बहुत बड़ा खेल था इनका, बहुत बड़ा षड्यंत्र था भाई। अवध नवाब शुजाउद्दौला से लेके किसको दे दिया? शाह आलम को। और उसके बदले इन्होंने क्या छीन ली? जल्दी बताइए, अभी बताइए। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 जगह की क्या छीन ली? दीवानी ले ली। और शुजाउद्दौला पे दंड भी लगा दिया। क्या दंड लगा दिया? कि भाई तेने युद्ध लड़ा
तो इसके लिए तू मुझे 50 लाख रुपए देगा। क्या देगा? 50 लाख रुपए देगा, क्योंकि हमारे युद्ध में बहुत हानि हुई है, जिसका भरपाया जो होगा वो 50 लाख से होगा। और यही मैं बता दूं, पहली बार मुगल जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय को पेंशन पर भी भेजा गया। कितनी पेंशन पर? 26 लाख रुपए पेंशन सालाना, 26 लाख रुपए सालाना प्रति साल पर पेंशन के लिए इन्हें भेज दिया गया कि भाई तुम्हें हम पेंशन देते रहेंगे और तुम बादशाह बने रहो जनता के लिए, तुम्हें और कुछ काम नहीं करना, फैसले हम ही करेंगे। बात क्लियर है? तो बहुत ज्यादा हो गया, इसके बारे में बता दिया हमने। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। अंग्रेजों की कठपुतली किसे कहते थे? तो मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को। आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा। जब प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के बीच, तो सिराजुद्दौला उसमें हार गया था। हारा किसकी वजह था? इस नालायक की वजह से, है ना। तो इस नालायक की वजह से शुजाउद्दौला हारा था। शुजाउद्दौला से युद्ध क्यों हुआ? वही युद्ध हुआ जब आपको पता होगा कि भाई जो है ये टैक्स पे करते थे जितने भी पिछले सम्राट थे, लेकिन क्योंकि बंगाल जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। लेकिन शुजाउद्दौला जब घाटे में आने लगा, वहां का जो राजस्व था थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, तो सिराजुद्दौला ने क्या काम करा? सिराजुद्दौला ने टैक्स को मुट्ठी में बांध लिया, यानी सिराजुद्दौला टैक्स नहीं देता था। तो ब्रिटिश ने मीर जाफर के साथ क्या करा? मिलकर षड्यंत्र रचा और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो अंग्रेजों की कठपुतली बनकर कौन आया? मीर जाफर आया। क्लियर हो रहा है। अगला चलते हैं। द प्रोवर्टी ऑफ एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी बता दीजिए अगर आपको पता है बुक किसकी है, जल्दी बताइए। तो हम बताते हैं दादा किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी की, जिन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत। किसका? धन निष्कासन का सिद्धांत भी किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। किसका सिद्धांत? धन निष्कासन का। जो कौन सी बुक में मिलता है? द थ्योरी ऑफ ड्रेन में। द थ्योरी ऑफ ड्रेन में क्या मिलता है? धन निष्कासन का सिद्धांत मिलता है। तो मैं समझता हूं कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो तथ्य है, फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना छठा क्वेश्चन है, गणतंत्र किस शासन पद्धति का शासन होता है? तो गणतंत्र का मतलब हो गया जनता का तंत्र, यानी कि जनता द्वारा चुना गया एक ऐसा व्यक्ति जो जनता की इच्छा से शासन चलाए, है ना। तो आज के टाइम पे हमारे भारत देश में कैसा तंत्र है? गणतंत्र है। तो किस शासन पद्धति पर शासन होता है? तो हम कह देंगे यहाँ संसदीय शासन पद्धति द्वारा। क्यों? क्योंकि जो सांसद बैठते हैं संसद में वो हमारे द्वारा ही, तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वोट हम ही तो डालते हैं। तो हमारी इच्छा का चुना हुआ व्यक्ति ही तो संसद में जाके जो नियम कानून है उसे परिवर्तन करता है या नया नियम बनाता है। तो क्या कर रहा है वो हम ही नियम तो बना रहे, क्रिएट हम ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति पहुंचा है। तो वो क्या कहा जाएगा? जनता का ही शासन चल रहा है। राजतंत्र में उल्टा क्या होता है? राजा द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य राजमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं। लेकिन आज के टाइम पे कौन बनेगा? संसद में जाके कौन सांसद बनेगा? जो हम चाहेंगे, जिसको हम वोट देंगे। तो संसदीय शासन पद्धति का जो संबंध है वो इस चीज से है, हमारे द्वारा चुना गए सांसद ही संसद में बैठेगा, जो फैसले करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? संसदीय शासन पद्धति। आई नो, मैं जानता हूं कि मतलब इतनी वीडियो थोड़ी सी आज बड़ी हो रही है, लेकिन आपको चीजें भी तो क्लियर हो रही हैं। तो पूरी वीडियो देखें। इब्न बतूता किसके समय भारत आया? तो इब्न बतूता किसके समय भारत आया? तो मोहम्मद किसके समय? मोहम्मद तुगलक के समय। मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया। और ये 1333 में कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। तो फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी पहुंच जाएगी। और वहां पहुंचकर
तुगलक इसके जो इब्न बतूता है इसकी एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। वृत्तांत जिसका नाम क्या है? रेहला। क्या नाम है? रेहला। और इससे खुश होकर, किससे? इब्न बतूता से खुश होकर मोहम्मद तुगलक ने इसको दिल्ली का क्या बना दिया? दिल्ली का काजी। काजी बोलते थे किसको? न्यायाधीश को। न्यायाधीश को बोलते थे क्या? काजी बना दिया। अगला है हमारा क्वेश्चन 8, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? इलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? इलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया? इलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? तो हडसन नदी के किनारे क्या है हमारा? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन 10 है, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन के कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए, 1191 ईस्वी में और दूसरा 1192 में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी में और किसमें? पृथ्वीराज वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के। किसमें? पृथ्वीराज चौहान। फ्रेंड्स किसमें? पृथ्वीराज चौहान। तो आज के हमारे जीके के भंडारे के क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुए। तो इसी तरीके से देखिए, रोज कहने की बातें नहीं है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, लाइक करके जरूर जाइए। और यदि आप हमारे कंटेंट को सराहते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमारा साथ देते रहिए ताकि हमारा ये प्लेटफॉर्म पराक्रम कोचिंग आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहे और आपकी सहायता से एक दिन काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जीके के भंडारे में इतना ही। मिलते हैं कल के भंडारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।